नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हमारी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 प्रोपेगेंडा इन द लेजिस्लेचर्स। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1920 से पहले जब इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास कोई खास ऑफिशियल पावर, कोई असली ताकत तो थी नहीं, फिर भी हमारे नेशनलिस्ट ने इन काउंसिल्स को कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, मतलब कैसे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इनसे मदद मिली। ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स लगता है ना। बिल्कुल, पावर नहीं पर एक प्लेटफॉर्म जरूर था। एग्जैक्टली। हमारे पास सोर्स मटेरियल के तौर पर बिपिन चंद्रा की किताब के रेलेवेंट हिस्से हैं, तो चलिए इस पे एक गहरी चर्चा, एक डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से। इस कानून ने गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे कानून बनाने के पर्पसेस के लिए एक्सपैंड कर दिया। हाँ, एक्सपैंड किया। मतलब अब गवर्नर जनरल उसमें 6 से 12 एडिशनल सदस्य नॉमिनेट कर सकते थे। और इसमें एक कंडीशन भी थी शायद। बिल्कुल, कंडीशन ये डाली गई थी कि इन नॉमिनेटेड सदस्यों में से कम आधे नॉन ऑफिशियल्स यानी गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए, अब वो चाहे भारतीय हों या अंग्रेज। अच्छा। इसी एक्सपैंडेड काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। सुनने में तो लगता है कि हाँ, कुछ रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश हो रही है। सुनने में तो यही लगता है, लेकिन असलियत क्या थी? मजे की बात यह है कि इसके पास पावर्स यानी शक्तियां बिल्कुल ना के बराबर थी। हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, ये काउंसिल बजट या किसी भी फाइनेंशियल मेजर पर डिस्कस तक नहीं कर सकती थी। मतलब देश का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। और तो और, अगर कोई जरूरी बिल भी पेश करना हो तो पहले सरकार से प्रीवियस अप्रूवल लेना जरूरी था। एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे कामों पर भी कोई सवाल जवाब या चर्चा नहीं हो सकती थी। एक तरह से हाथ पांव बांधकर बैठा दिया था। बिल्कुल एकदम सही कहा। इसे किसी भी सूरत में एक पार्लियामेंट का यानी संसद का शुरुआती रूप भी नहीं माना जा सकता। हाँ। ये तो कुछ वैसा ही था जैसे स्कूल में एक स्टूडेंट काउंसिल बना दी जाती है नाम के लिए। सुझाव दे सकती है, प्रिंसिपल से मिल सकती है, पर स्कूल के नियम या फीस स्ट्रक्चर बदलने का कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, या आजकल जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में एम्प्लॉय एंगेजमेंट कमिटी होती है, सजेशंस दे सकती है, इवेंट्स करा सकती है, पर कंपनी पॉलिसी या सैलरी स्ट्रक्चर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। एग्जैक्टली। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कुछ ऐसी ही थी। सुझाव दो, पर असली डिसीजन मेकिंग पावर कहीं और थी, लंदन में। और ये बात इस तथ्य से और पुख्ता हो जाती है कि 1892 तक यानी करीब 30 साल तक ये काउंसिल साल में औसतन ऑन एवरेज सिर्फ 25 दिन ही मिलती थी। सिर्फ 25 दिन? हाँ, साल के 365 दिनों में सिर्फ 25 दिन की मीटिंग। इससे साफ जाहिर है कि इसका काम कितना सीमित था, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जैसा था। मतलब अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि देखो हम भारतीयों को कानून बनाने में शामिल कर रहे हैं, पर असल में वो बस एक दिखावा था, एक फसाड। तो सार ये है कि 1858 में क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद भी जब भारत सीधे क्राउन के अंडर आ गया, तब भी भारत सरकार का जो फंडामेंटल कैरेक्टर था, जो मूल चरित्र था, वो बदला नहीं। अच्छा। वो वैसा ही बना रहा, एक एलियन डेस्पोटिज्म। हाँ। यानी एक विदेशी तानाशाही। हाँ। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी पॉलिसी थी। हाँ। एक डिलिबरेट चॉइस था। हाँ, ये बात वाकई चौंकाने वाली है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि ये बात खुद ब्रिटिश अधिकारी मान रहे थे। 1861 का इंडियन काउंसिल्स बिल पेश करते हुए भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, सारा एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि जहां एक डोमिनेंट रेस दूसरी पर शासन करती है, वहां गवर्नमेंट का सबसे नरम रूप, द माइल्डेस्ट फॉर्म, भी डेस्पोटिज्म ही होता है। अरे बाप रे, मतलब वो खुद कबूल कर रहे थे कि ये तानाशाही ही है, चाहे हम इसे कितना भी नरम दिखाने की कोशिश करें। हाँ। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। एक साल बाद 1862 में चार्ल्स वुड ने वाइस रॉय लॉर्ड एल्गिन को एक चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि भारत में जैसी स्थिति है उसके लिए एकमात्र सूटेबल गवर्नमेंट डेस्पोटिज्म कंट्रोल फ्रॉम होम ही है। डेस्पोटिज्म कंट्रोल फ्रॉम होम। हाँ, यानी घर ब्रिटेन से नियंत्रित होने वाली तानाशाही। और यही कॉन्सेप्ट डेस्पोटिज्म कंट्रोल फ्रॉम होम 15 अगस्त 1947 तक भारत सरकार का फंडामेंटल फीचर, एक बुनियादी ढांचा बना रहा। अच्छा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काउंसिल महज एक पर्दा था। असली पावर स्ट्रक्चर, असली शक्ति का केंद्र लंदन में ही था, और वहीं से सब कंट्रोल हो रहा था। भारत में बैठे वाइसरॉय और उनकी काउंसिल बस उस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि इस दिखावे वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों को शामिल करने का मकसद क्या था?
अगर असली पावर देनी ही नहीं थी तो ये नॉमिनेशन का नाटक क्यों? हाँ, ये सवाल तो बनता है। सरकार का कहना था कि वो भारतीय विचार, इंडियन व्यूज जानना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, कई ब्रिटिश अधिकारियों और स्टेट्समैन का यह मानना था कि 1857 का जो महाविद्रोह हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि शासकों को पता ही नहीं था कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, उनकी तकलीफें क्या हैं, गुस्सा कहाँ पनप रहा है। जैसे कभी कभी घर के बड़े बच्चों से पूछते नहीं कि वो क्या चाहते हैं, और फिर अचानक बच्चे बगावत कर देते हैं, कुछ वैसा ही। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। ये तर्क जरूर दिया गया, लेकिन प्रैक्टिस में, जमीनी हकीकत में, काउंसिल ये उद्देश्य भी पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? पहली बात तो ये कि भारतीय सदस्यों की संख्या ही बहुत कम थी। 1862 से 1892 तक, यानी पूरे 30 सालों में सिर्फ 45 भारतीयों को ही नॉमिनेट किया गया था। बस 45? 30 साल में? हाँ, सोचिए, इतना बड़ा देश, इतनी विविध आबादी और 30 साल में सिर्फ 45 सदस्य। ये तो ऊंट के मुंह में जीले वाली बात भी नहीं हुई, ये तो शायद जीरे का 100वां हिस्सा था। और सिर्फ संख्या ही कम नहीं थी, बल्कि सरकार चुनती किसको थी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सदस्य कौन थे? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर थे या तो रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स के शासक, या उनके दीवान, या फिर बड़े जमींदार, बिग जमींदार्स, बड़े व्यापारी, बिग मर्चेंट्स, या फिर सरकार के वफादार रिटायर्ड उच्च सरकारी अधिकारी, रिटायर्ड हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हाँ, मतलब ज्यादातर वो लोग जिनका अपना स्वार्थ, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट सरकार के साथ जुड़ा हुआ था। ये वो लोग थे जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने में ही अपना फायदा देखते थे। निश्चित रूप से। कुछ गिने चुने राजनीतिक व्यक्ति और स्वतंत्र बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स भी नॉमिनेट हुए, जैसे सर सैयद अहमद खान, क्रिस्तोदास पाल, वी.एन. मांडलिक, के.एल. नुलकर और राश बिहारी घोष। हाँ, नाम सुने इनके। पर ये एक्सेप्शंस थे, अपवाद थे। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन भारतीय सदस्यों की थी जो आम भारतीय जनता या उस समय उभर रहे राष्ट्रवादी मत, नेशनलिस्ट ओपिनियन का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। मतलब वो एक तरह से सरकार के ही आदमी थे, जनता के नहीं। हाँ, कह सकते हैं। जैसे आजकल कुछ कमेटियों में सरकार अपने पसंदीदा लोगों को भर देती है जो सरकार की लाइन से अलग जाते ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब सदस्य ही ऐसे चुने जाएंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वे ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से सरकारी लाइन यानी ऑफिशियल लाइन पर ही चलते थे। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा ही मजेदार बल्कि दुखद किस्सा है बलरामपुर के राजा दिग्विजय सिंह का। उन्हें काउंसिल में 2 बार नॉमिनेट किया गया था। कहते उन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था। अंग्रेजी नहीं आती थी और काउंसिल की कार्रवाई अंग्रेजी में? हाँ, अब सोचिए, काउंसिल की कार्रवाई अंग्रेजी में होती थी, बिल्स अंग्रेजी में होते थे। तो जब एक रिश्तेदार ने उनसे पूछा कि भाई आप वोट कैसे देते हैं, आपको तो समझ ही नहीं आता होगा कि मामला क्या है, तो क्या जवाब दिया उन्होंने? राजा साहब ने बड़ा मासूम सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो बस वाइसरॉय को देखते रहते हैं। जब वाइसरॉय अपना हाथ उठाते हैं तो वो भी उठा लेते हैं, और जब वाइसरॉय हाथ नीचे करते हैं तो वो भी कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की वफादारी है। ये किस्सा सुनने में मजेदार जरूर लगता है, पर ये उस समय के रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के खोखलेपन को, उसकी असलियत को उजागर करता है। हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्लास का मॉनिटर टीचर अपनी मर्जी से चुन ले, जो हमेशा टीचर की हाँ में हाँ मिलाए, बजाय इसके कि छात्र अपना प्रतिनिधि खुद चुने जो उनकी समस्याओं को टीचर तक पहुंचा सके। सही बात है। ये नॉमिनेटेड सदस्य भी वैसे ही थे, सरकार के चुने हुए, सरकार के वफादार। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही थी ही नहीं। और इनका वोटिंग रिकॉर्ड तो और भी निराशाजनक था। हाँ, उस पर आते हैं। जब 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस बिल काउंसिल के सामने आया, ये वही कुख्यात बिल था जो भारतीय भाषाओं के अखबारों की आज़ादी छीनने, उन पर सेंसरशिप लगाने के लिए लाया गया था। तो उस वक्त काउंसिल में केवल एक भारतीय सदस्य मौजूद थे, महाराजा ज्योतेंद्र मोहन टैगोर। अच्छा, जमींदारी एसोसिएशन वाले? हाँ, जमींदारी डोमिनेटेड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बड़े नेता थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट दिया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब भारतीय प्रेस का गला घोटने वाले कानून का एक भारतीय सदस्य ने ही समर्थन कर दिया? हाँ, यही नहीं, 1885 में जब बंगाल टेनेंसी बिल पर बहस हो रही थी, जिसका मकसद बंगाल के किसानों, टेनेंट्स को जमींदारों के शोषण से कुछ राहत देना था, उन्हें कुछ अधिकार दिलाना था। हाँ, वो प्रोटेनेंट बिल था ना? हाँ, तो काउंसिल में मौजूद जमींदारों के 2 प्रवक्ताओं ने बिल के प्रो टेनेंट यानी किसान समर्थक चरित्र को कमजोर करने में सरकार की मदद की। अरे! और विडंबना देखिए, ठीक उसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जिया जैसे राष्ट्रवादी नेता
कलकत्ता की सड़कों पर और जनसभाओं में आंदोलन कर रहे थे कि इस बिल को और ज्यादा किसान समर्थक बनाया जाए। है ना अजीब। मतलब काउंसिल के अंदर बैठे भारतीय सदस्य किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे और बाहर नेशनलिस्ट नेता उन्हीं किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे। कितना बड़ा विरोधाभास था। बिल्कुल। एक और उदाहरण देखिए जो आम आदमी से जुड़ा था। 1882 में कलकत्ता के बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि वही ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर और साथ में दुर्गा चरण लाहा, इन दोनों ने नमक कर सॉल्ट टैक्स पे कमी का विरोध किया। नमक कर में कमी का विरोध। हाँ, सोचिए, नमक हर आम आदमी की जरूरत है और उस पर टैक्स का बोझ गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ता था। राष्ट्रवादी लगातार मांग कर रहे थे कि नमक कर कम किया जाए, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सॉल्ट टैक्स कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि व्यापारियों और पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स पर लगने वाला लाइसेंस टैक्स कम कर दो। अच्छा, मतलब गरीब आदमी की थाली से नमक महंगा होता है तो हो, हमें व्यापारियों का टैक्स कम करवाना है। ये तो वही बात हुई कि आम आदमी की जेब कटे तो कटे, अमीरों को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हद तो तब हो गई, पराकाष्ठा देखिए, जब 1888 में बड़े जमींदारों और बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि क्रमशः पियरी मोहन मुखर्जी और धिनशॉ पेटिट ने काउंसिल में मौजूद गैर सरकारी ब्रिटिश सदस्यों के साथ मिलकर नमक कर में वृद्धि का, उसे बढ़ाने का समर्थन किया। बढ़ाने का समर्थन, कमी करना तो दूर, बढ़ाने का। मतलब टैक्स बढ़ाने के पक्ष में वोट दे दिया। इस समय तक नेशनलिस्ट मूवमेंट थोड़ा जोर पकड़ चुका था और राष्ट्रवादी नमक कर जैसे मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव थे, जनमत तैयार कर रहे थे। जब इन भारतीय सदस्यों ने नमक कर बढ़ाने का समर्थन किया तो राष्ट्रवादियों ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। पब्लिक रिएक्शन बहुत स्ट्रांग था। होना ही था। अखबारों में, पब्लिक मीटिंग्स में और कांग्रेस के मंच से इन सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई। उन्होंने मुखर्जी और पेटिट जैसे सदस्यों को गिल्डेड शैम्स कहा, यानी सोने का पानी चढ़े हुए नकली दिखावटी लोग, और मैग्निफिसेंट नॉन एंटिटीज, यानी दिखने में बड़े शानदार पर असल में महत्वहीन, जिनका कोई वजूद नहीं है। गिल्डेड शैम्स और मैग्निफिसेंट नॉन एंटिटीज, वाह, ये दिखाता है कि नेशनलिस्ट लोग कितने गुस्से में थे। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रवादियों ने उनके इस वोटिंग बिहेवियर को, उनके इस तरह वोट करने को, इस बात के पुख्ता सबूत के तौर पे पेश किया कि जो मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ये भारतीय राय का, पब्लिक ओपिनियन का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करती। बहुत प्रभावी ढंग से रखी गई। जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने 1890 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक बड़ा जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, हम तो ये चाहेंगे कि काउंसिल्स में कोई नॉन ऑफिशियल सदस्य ना हो, बजाय ऐसे सदस्यों के जो लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं है, जिनकी जनता से कोई सिंपैथी नहीं है और जो उनके प्रति क्रूर उदासीनता दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फिर उन्होंने मुखर्जी और पेटिट जैसे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बड़े सम्माननीय सज्जन जो मोटी निजी आय, प्राइवेट इनकम का आनंद ले रहे हैं और भारी वेतन पा रहे हैं। और फिर उन्होंने अधिवेशन में मौजूद हजारों प्रतिनिधियों से पूछा, क्या आपको लगता है सज्जनों कि अगर लोगों को, आम जनता को इनके चयन में कोई आवाज दी जाती, कोई रोल दिया जाता, तो क्या ऐसे सदस्य काउंसिल में नियुक्त किए जाते? और क्या जवाब मिला? पूरी भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाकर जवाब दिया, नहीं, नहीं, कभी नहीं। ये दिखाता है कि जनता और इन नॉमिनेटेड सदस्यों के बीच कितनी बड़ी खाई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में बिल्डर लॉबी अपने कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भेज दे। हाँ। और फिर जब सोसाइटी के आम रेजिडेंट्स मेंटेनेंस चार्ज कम करने या बिल्डर से रुकी हुई सुविधाओं को पूरा करवाने का प्रस्ताव लाएं, तो ये नॉमिनेटेड सदस्य बिल्डर के पक्ष में वोट करके उन प्रस्तावों को गिरा दें और बिल्डर के फायदा वाले नियम पास करवा दें। हाँ, तब तो गुस्सा आएगा ही। जाहिर है आम रेजिडेंट्स का गुस्सा भड़केगा ही ना। राष्ट्रवादियों का गुस्सा भी इसी तरह का था। उन्हें लग रहा था कि ये सदस्य हमारे प्रतिनिधि नहीं, बल्कि हमारे हितों के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं जो सत्ता के साथ मिले हुए हैं। तो ये तो एकदम साफ हो गया कि ये काउंसिल्स न तो रिप्रेजेंटेटिव थी, न ही पावरफुल, और उनके भारतीय सदस्य भी अक्सर जनता के हितों के खिलाफ जा रहे थे। फिर भी जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे, अर्ली नेशनलिस्ट्स, वो इन काउंसिल्स को लेके क्या सोच रहे थे? उनकी मांगे क्या थीं? क्या वो सीधे सीधे स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट या आजादी की मांग कर रहे थे? नहीं, यहाँ पर हमें शुरुआती राष्ट्रवादियों की रणनीति की सटलिटी समझनी होगी। उनका अंतिम लक्ष्य, अ लॉन्ग टर्म गोल, तो बेशक भारत को सेल्फ गवर्निंग बनाना ही था, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ। लेकिन उस समय 1880s और 1890s के दशक में वे राज्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट के बारे में सीधी राजनीतिक मांगे रखने में बहुत कॉशियस थे, बहुत सावधानी बरत रहे थे। अच्छा, लेकिन सावधानी क्यों? डन किस बात का था? डर था सीधी टकराव का। उन्हें लगता था कि अगर वो शुरुआत में ही बहुत रैडिकल मांगे, जैसे पूर्ण स्वराज या अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार उनकी पूरी मूवमेंट को ही देशद्रोही, सेडिशियस और निष्ठाहीन, डिसलॉयल घोषित कर देगी और उसे बेरहमी से कुचल देगी। अच्छा, मतलब रेप्रेशन का डर था। हाँ, बिल्कुल। हमें याद रखना चाहिए कि उस समय नेशनलिस्ट मूवमेंट अभी अपनी शैशवावस्था में था, इन्फेंसी स्टेज में था। कांग्रेस नई नई बनी थी, संगठन अभी उतना मजबूत नहीं हुआ था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत से सीधे टकरा सके। हाँ, बात तो सही है। इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे थे, ग्रेजुअल प्रोग्रेस में विश्वास रखते थे। जैसे कोई नई स्टार्टअप कंपनी एकदम से मार्केट लीडर बनने का दावा नहीं करती, पहले धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। तो फिर उनकी तात्कालिक मांगे क्या थीं 1892 तक? अगर वो सीधे सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मांग रहे थे, तो क्या मांग रहे थे? 1892 तक उनकी मांगे मुख्य रूप से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के विस्तार, एक्सपेंशन और सुधार, रिफॉर्म तक ही सीमित थीं। वो सिस्टम के अंदर रहकर ही उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांगे। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांगे कर रहे थे। जैसे कि क्या मांगे थी? कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं? हाँ, उनकी कुछ मुख्य मांगे थी। पहली, काउंसिल्स में ज्यादा संख्या में भारतीय सदस्य हों, और सबसे जरूरी बात, वो नॉमिनेटेड न हों, सरकार द्वारा चुने हुए न हों, बल्कि निर्वाचित, इलेक्टेड हों, जनता द्वारा चुने गए हों। हाँ, ताकि वो सच में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें, उनके प्रति अकाउंटेबल हों। एग्जैक्टली। दूसरी मांग थी कि काउंसिल्स को ज्यादा शक्तियां, वाइडर पावर्स दी जाएं। अभी तो वो बस एक डिबेटिंग सोसाइटी जैसी थी। और सदस्यों की अपनी शक्तियों के बारे में क्या मांग थी? हाँ, ये भी एक बहुत अहम मांग थी। वो चाहते थे कि सदस्यों की शक्तियों में इजाफा हो। वो चाहते थे कि सदस्य बजट पर सिर्फ रस्म अदायगी के लिए हाँ ना करें, बल्कि उसे ठीक से डिस्कस कर सकें और निबट सकें। डिस्कस एंड डील विद। मतलब उस पर बहस कर सकें, उसमें संशोधन सुझा सकें, उसे प्रभावित कर सकें। हाँ। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि सदस्यों को रोजमर्रा के प्रशासन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल पूछने का अधिकार मिले और सरकार की नीतियों और कामों की आलोचना, क्रिटिसाइज करने का अधिकार मिले। अभी तो ये सब करने की पावर ही नहीं थी, सरकार से सवाल पूछना ही मना था। सोचिए, तो अब देखिए, ये शुरुआती मांगे थी, बहुत सधी हुई, मेजर्ड डिमांड्स थी। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांगे कहा जा सकता है। हाँ, ये मांगे शायद आज हमें बहुत मामूली लगे कि भाई बजट पर बहस करने का अधिकार मांग रहे थे, लेकिन उस दौर के कॉन्टेक्स्ट में ये मांगे रखना भी एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, ये मांगे भविष्य में होने वाले और ज्यादा मुखर और व्यापक राजनीतिक संघर्ष की, मोर असर्टिव एंड वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल स्ट्रगल की नींव तैयार कर रही थी। सही बात है। ये दिखाता है कि शुरुआती राष्ट्रवादी कितने प्रैक्टिकल थे। वो जमीनी हकीकत को समझते थे। वो जानते थे कि पहले व्यवस्था के अंदर घुसकर उसे चैलेंज करना होगा। जनता के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी राजनीतिक चेतना जगानी होगी, और फिर धीरे धीरे बड़ी मांगों के लिए जमीन तैयार होगी। हाँ, ये एक लॉन्ग गेम था। बिल्कुल, एक लॉन्ग गेम था। तो ये थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की शुरुआती कहानी। कैसे वो बनी, क्यों वो पावरलेस थीं, कैसे उनके नॉमिनेटेड सदस्य अक्सर जन विरोधी काम करते थे, और कैसे इन सब के बावजूद शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इन्हीं लिमिटेशंस के बीच अपनी लड़ाई शुरू की। हाँ, उन्होंने एक तरह से इस पावरलेस बॉडी को भी नेशनल मूवमेंट के प्रचार के लिए, अपनी बात रखने के लिए और सरकार की असलियत उजागर करने के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई। भले ही शुरू में उन्हें अपनी नाम के प्रतिनिधियों से जूझना पड़ा, ये दिखाता है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल कितना कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम जरा अतीत में चलते हैं, 1892 की तरफ। हाँ, 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट, काफी अहम मोड़ था वो। बिल्कुल, हमारे पास ये नोट्स और आर्टिकल्स हैं, सब इसी एक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर सवाल ये है, ये एक्ट आया क्यों अचानक? मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी? जरूरत तो थी अंग्रेजों के नजरिए से। देखिए, नेशनलिस्ट एजिटेशन मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन वो तेज हो रहा था। कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में। हाँ, और पढ़े लिखे भारतीय अब ज्यादा राजनीतिक अधिकार मांगने लगे थे, आवाज उठा रहे थे। एग्जैक्टली। तो अंग्रेजों पर दबाव था, उन्हें कुछ तो करना था, दिखाने के लिए ही सही। अच्छा,
तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, इसका मिशन क्या समझे? मतलब हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 1892 का एक्ट असल में था क्या, इसमें क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया, और राष्ट्रवादियों का रिएक्शन क्या था इस पर? खुश हुए या वो भी देखेंगे। और ब्रिटिश सरकार का इरादा क्या था? क्या सच में सुधार चाहते थे या कोई और चाल थी? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे उस वक्त के भारतीय नेताओं ने इस बड़े ही सीमित से दिखने वाले सुधार को, जिसमें असल पावर तो थी ही नहीं, उसको अपना हथियार बना लिया। ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरू करें इसके प्रोविजन से। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं क्या था इस एक्ट के पिटारे में। पहली नजर में क्या दिखता है? पहली नजर में लगता है कि हाँ, कुछ तो बढ़ाया है। इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी केंद्र और प्रांत की परिषदों में एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई। अच्छा, कितनी? इंपीरियल काउंसिल में पहले 6 से 10 होती थी, अब 10 से 16 कर दी। सुनने में तो ठीक लग रहा है, थोड़ी बढ़ोतरी हुई। हाँ, सुनने में। लेकिन कुल साइज के मुकाबले ये बढ़ोतरी मतलब बहुत ज्यादा नहीं थी। ऊंट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। अच्छा, और इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? क्या लोग वोट डालते थे? नहीं नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन तो था ही नहीं। कुछ सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव माने इनडायरेक्ट इलेक्शन होना था। इनडायरेक्ट मतलब कौन चुनता था? जैसे म्यूनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये संस्थाएं चुनकर भेजती थीं। आम जनता का सीधा रोल नहीं था। समझा। पर सबसे बड़ा पेंच क्या था इसमें? कुछ तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये थी कि ऑफिशियल मेजॉरिटी बरकरार रखी गई। ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब सरकारी लोग ज्यादा? हाँ, काउंसिल में सरकार के अपने मनोनीत अधिकारी या उनके वफादार लोग हमेशा चुने हुए गैर सरकारी सदस्यों से ज्यादा ही रहेंगे। ओह, तो मतलब किसी भी मुद्दे पर वोटिंग हो तो सरकार की ही चलेगी। एग्जैक्टली, जीत तो सरकार की ही पक्की थी। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ? सही बात है। और क्या सुधार थे? बजट वगैरह का कुछ था? हाँ, एक और सुधार था। सदस्यों को एनुअल बजट पर डिस्कस करने का अधिकार मिला। अच्छा, जैसे आजकल पार्लियामेंट में होता है बजट पर बहस। हाँ, पर एक बड़ा कैच था। आप बजट पर बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ना तो उस पर वोट कर सकते हैं, ना ही कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं। अरे, मतलब बस देख लो, सुन लो, पर बदल कुछ नहीं सकते। ये तो ऐसा हुआ कि घर में मेन्यू पर चर्चा हो रही है, पर आप ये नहीं बता सकते कि क्या बनना चाहिए या नमक ठीक है या नहीं। बिल्कुल वैसा ही, बस देखकर संतोष कर लो। और सवाल पूछने का क्या, वो तो जरूरी होता है। सवाल पूछने का अधिकार दिया गया, ये एक कदम आगे था। पर उसमें भी कोई शर्त थी? हाँ, शर्त ये थी कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब फॉलो अप सवाल? जैसे मंत्री जी ने जवाब दिया तो आप पलटकर नहीं पूछ सकते कि इसका मतलब क्या है या ये आंकड़ा कहाँ से आया? हाँ, वही। आपने एक सवाल पूछा, जवाब मिला, बस बात खत्म। आप फॉलो अप नहीं कर सकते। फिर तो जवाबदेही कैसे तय होगी? मंत्री जी तो गोलमोल जवाब देकर निकल जाएंगे। जाहिर है, ये सीमाएं थी। अब इसकी असलियत देखिए। ये जो सुधरा हुआ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, हाँ। 1909 तक ये औसतन साल में सिर्फ 13 दिन मिलता था। क्या? सिर्फ 13 दिन? पूरे साल में? हाँ, सिर्फ 13 दिन। अरे, इससे ज्यादा तो स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं। ये कैसी काउंसिल थी? वही तो। और इन 13 दिनों की मीटिंग्स में भी कुल 24 सदस्यों में से मुश्किल से 5 गैर सरकारी भारतीय सदस्य होते थे। बस 5? 24 में से? तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन था और क्या बहस होती होगी, अंदाजा ही लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही वजह थी कि राष्ट्रवादी इस एक्ट से टोटली डिससैटिस्फाइड थे, बिल्कुल नाखुश। उन्हें ये मजाक जैसा लगा होगा, है ना? हाँ, उन्हें लगा कि उनकी मांगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देकर बहला रहे हों। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि उन्हें ये बात साफ नजर आ रही थी कि ये काउंसिल्स असल में अभी भी इम्पोर्टेंट यानी शक्तिहीन थी। मतलब सजावट ज्यादा, दम कम। हाँ, सब्सटेंस कम था। असली पावर तो वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही थी, और प्रांतों में गवर्नरों के पास। और निरंकुशता, डेस्पोटिज्म, वो तो वैसे ही चल रहा था। बिल्कुल, वो वैसे का वैसा ही जारी था। इसीलिए राष्ट्रवादियों ने अपनी आवाज और बुलंद की। उनका कहना था कि आधे अधूरे सुधार नहीं चलेंगे। तो उनकी मांगे क्या थी अब, मतलब इस एक्ट के बाद? अब उनकी मांगे और साफ हो गईं। पहली, काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी हो। अच्छा, मतलब चुने हुए गैर सरकारी सदस्य सरकारी लोगों से ज्यादा हो। हाँ, ताकि काउंसिल सच में लोगों की आवाज बन सके, सरकार की नहीं। और दूसरी मांग? दूसरी, बजट पर सिर्फ चर्चा नहीं, वोट करने का अधिकार चाहिए। हाँ, ये जरूरी था।
तभी तो पब्लिक पर्स मतलब सरकारी खजाने पर कोई नियंत्रण होगा। एग्जैक्टली यहीं से वो प्रसिद्ध नारा और मजबूत हुआ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। मतलब अगर हम टैक्स देते हैं तो पैसा कैसे खर्च हो ये तय करने में हमारा भी हाथ हो। बिल्कुल, ये अकाउंटेबिलिटी की मांग थी। जैसे आज हम आरटीआई से पूछते हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया। सही बात है। और मांगे यहीं रुकी या और आगे बढ़ी? नहीं, रुकी नहीं, धीरे धीरे मांगे और आगे बढ़ी। सिर्फ काउंसिल में सुधार तक बात सीमित नहीं रही। मतलब अब सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की मांग उठने लगी। स्वशासन किस मॉडल पर? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर, जहां अंदरूनी मामलों में अपना राज हो। और ये मांग किसने उठाई? बड़े नेताओं ने। 1904 में दादा भाई नौरोजी, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और 1906 में लोकमान्य तिलक, इन सब ने आवाज उठानी शुरू कर दी। तो ये 1892 का एक्ट तो एक तरह से उल्टा पड़ गया अंग्रेजों पर। संतुष्ट करने की बजाय इसने मांगों को और रैडिकल बना दिया। हाँ, कह सकते हैं इसने असंतोष को कम नहीं किया बल्कि उसे एक नई दिशा दे दी। अच्छा, तो ये तो हुई राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, पर अंग्रेजों के दिमाग में क्या था? उनका इरादा क्या था ये एक्ट लाने के पीछे? लॉर्ड डफरिन का नाम आता है इसमें। हाँ, लॉर्ड डफरिन जो उस वक्त वाइसराय थे, उन्होंने इसका खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश राजनेता और एडमिनिस्ट्रेटर्स का सोचना थोड़ा अलग था। क्या सोचते थे वो? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो वोकल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, हाँ, जो मुखर थे, उन्हें किसी तरह इस कॉलोनियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया जाए, उन्हें थोड़ा एंगेज कर लिया जाए। अच्छा, मतलब उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना लो। हाँ, इसके पीछे सोच ये थी कि शायद इन नेताओं को अगर काउंसिल जैसी जगहों पर बोलने का मंच मिल जाएगा तो वे अपनी पॉलिटिकल स्टीम वहीं निकाल देंगे। पॉलिटिकल स्टीम? हाँ, मतलब राजनीतिक भाप। ये प्रेशर कुकर वाला उदाहरण याद आ गया। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो अंदर की भाप निकल जाती है और कुकर फटने से बच जाता है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये नेता भी काउंसिल में आकर भाषण देंगे, भड़ास निकालेंगे और फिर सड़क पर आंदोलन कम हो जाएगा। एक तरह का सेफ्टी वाल्व। प्रिसाइजली उन्हें लगा ये सेफ्टी वॉल्व बन जाएगा। और वो ये भी जानते थे कि इन सदस्यों के पास कोई रियल पावर्स तो है नहीं। हाँ, न कानून बदल सकते हैं, न बजट रोक सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वर्डी स्पीचेस देंगे, लंबे चौड़े भाषण, एम्प्टी रिटोरिक्स, खोखली बयानबाजी करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करती रहेगी। उनका यही सोचना था कि नौकरशाही इन भाषणों को ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। जैसे आजकल भी कई बार होता है, कमेटियां बनती हैं, मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, पर असर कुछ नहीं होता। शायद अंग्रेज इसी उम्मीद में थे। लेकिन क्या उनकी उम्मीद पूरी हुई? नीतियों को एंडोर्स करने के लिए, उन पर सहमति की मोहर लगाने के लिए, और नेताओं के लिए खिलौनों की तरह कि खेलते रहो, खुश रहो। एग्जैक्टली। लेकिन भारतीय नेताओं ने इन शक्तिहीन सजावटी काउंसिल्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? क्या किया उन्होंने? उन्होंने इन्हें मंच बना दिया पॉपुलर ग्रीवेंसेस को आवाज देने का। आम जनता की तकलीफें, उनकी शिकायतें, उनकी मांगें अब इन परिषदों में गूंजने लगी। अच्छा। और उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों, उसकी इनएफिशिएंसी, उसकी करप्शन, उसके भेदभाव का निर्ममता से पर्दाफाश किया, मर्सिलेसली एक्सपोजिंग डिफेक्ट्स। मतलब सरकार की पोल खोल दी काउंसिल के अंदर ही। हाँ, कोई सरकारी पॉलिसी हो या कोई प्रपोजल, लगभग हर चीज की कड़ी आलोचना की, उसका विरोध किया। और कौन से मुद्दे उठाए? बुनियादी आर्थिक मुद्दे उठाए, खासकर पब्लिक फाइनेंस से जुड़े कि भारत का पैसा इंग्लैंड कैसे जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मुद्दा, टैक्स का बोझ किसानों पर क्यों ज्यादा है, सेना पर इतना खर्च क्यों जबकि लोग गरीबी और अकाल से मर रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर सवाल थे। बिल्कुल। उन्होंने सरकार के हर काम और नीति की कठोर जांच की कि सरकार की मंशा क्या है, वो काम किस तरीके से कर रही है और उसका नतीजा क्या होगा। तो अंग्रेजों की उम्मीद के उलट ये नेता काउंसिल्स में समाहित नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इन काउंसिल्स का इस्तेमाल देश में अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए किया। और राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने के लिए। हाँ? जिस सेफ्टी वॉल्व की अंग्रेज उम्मीद कर रहे थे, उसे नेताओं ने नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा यानी राष्ट्रीय प्रचार का एक प्रमुख चैनल बना दिया। कमाल है, मतलब हथियार उन्हीं पर उल्टा चला दिया। हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों और अधिकारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हिम्मत और दृढ़ता से आप व्यवस्था को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही वो व्यवस्था आपको दबाने के लिए ही क्यों न बनाई गई हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। बिल्कुल।
ये तो कमाल की बात है। मतलब अंग्रेजों ने जिसे प्रेशर कुकर की सीटी समझा था, राष्ट्रवादियों ने उसे एक तरह का भोंपू बना दिया जिससे वो अपनी आवाज और जोर से लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे? सिर्फ भाषण देने से तो ब्यूरोक्रेसी पर असर नहीं पड़ता, जैसा आपने पहले कहा। हाँ, सिर्फ भाषण नहीं, ये उन्होंने किया अपने साहस से। उस वक्त ब्रिटिश अधिकारियों के सामने खड़े होकर उनकी नीतियों की आलोचना करना हिम्मत का काम था। बात तो सही है। अपने बेहतरीन बहस कौशल से वो तर्क वितर्क में माहिर थे। निडर आलोचना, फेयरलेस क्रिटिसिज्म से वो परिणामों की परवाह किए बिना सच बोलने से हिचकिचाते नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने गहरे ज्ञान और आंकड़ों के सावधानीपूर्वक उपयोग से। अच्छा, मतलब हला में बातें नहीं। बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ। वो पूरी तैयारी के साथ आते थे। सरकारी रिपोर्ट्स, बजट के आंकड़े, दूसरे देशों के उदाहरण, इन सब का इस्तेमाल करके वो सरकार को घेरते थे। तो जब वो कहते थे कि टैक्स ज्यादा है, तो सबूत के साथ? हाँ, आंकड़ों के साथ बताते थे कि कितना ज्यादा है और आम आदमी पर उसका क्या असर पड़ रहा है। जब वो प्रशासन में खामियां बताते थे तो कॉन्क्रीट उदाहरण देते थे। तो उन्होंने काउंसिल्स के अंदर ही सरकार के खिलाफ एक लगातार अभियान, कांस्टेंट कैंपेन, छेड़ दिया। हाँ। इससे भले ही रोजमर्रा के प्रशासन पर तुरंत कोई फर्क न पड़ा हो, हाँ। लेकिन सरकार का राजनीतिक और नैतिक प्रभाव, पॉलिटिकल एंड मॉरल इन्फ्लुएंस, हाँ, धीरे धीरे कमजोर होता गया। हाँ। लोगों के मन में सरकार की छवि खराब हुई होगी। बिल्कुल, लोगों के मन में ये बात बैठने लगी कि सरकार उनके हित में काम नहीं कर रही है। हाँ। और इससे देश में एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी विरोधी भावना, एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट पैदा हुई। इसकी तुलना आज के दौर से कैसे कर सकते हैं? जैसे आज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स या एक्टिविस्ट तथ्यों और डेटा का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस या सरकारों को चैलेंज करते हैं, हाँ। कुछ वैसा ही ये नेता उस जमाने में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सीमित मंच का इस्तेमाल करके कर रहे थे। हाँ, बस फर्क ये कि उनके पास आज के तरह 24/7 मीडिया या सोशल मीडिया नहीं था। सही कहा, लेकिन जो मंच मिला उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। हाँ, और ये जो अंदर काउंसिल्स में घमासान चल रहा था, ये बातें सिर्फ काउंसिल की दीवारों के भीतर ही कैद नहीं रहीं, इसका असर बाहर भी हो रहा था, है ना? बिल्कुल। इन नेताओं के जो भाषण होते थे, जो बहसें होती थीं, वो अगले दिन के अखबारों में विस्तार से छपती थी। रिपोर्टेड एट लेंथ। अच्छा। अखबार तो उस जमाने में बहुत अहम थे। हाँ, अखबार राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम थे। तो जब लोग पढ़ते थे कि उनके नेता जैसे गोखले या मेहता या तिलक काउंसिल में सरकार की कैसी खिंचाई कर रहे हैं, कैसे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उनमें भी एक जोश भरता था। तो मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स यानी विधायी कार्यवाही में आम जनता की रुचि बढ़ने लगी। हाँ, वाइड स्प्रेड पब्लिक इंटरेस्ट पैदा हुआ। लोग जानने को उत्सुक रहते थे कि काउंसिल में क्या हुआ, किस नेता ने क्या कहा, सरकार का क्या जवाब आया। जैसे आज लोग संसद टीवी देखते हैं या बड़ी पार्लियामेंट्री डिबेट को फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। माध्यम अलग थे, लेकिन लोगों का जुड़ाव बढ़ने लगा था। ये काउंसिल्स अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे इलीट नेताओं की बहस का मंच नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने और लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करने का जरिया बन गई। एग्जैक्टली। और कौन कौन से बड़े नाम थे जिन्होंने इन काउंसिल्स में अपनी छाप छोड़ी? आपने कुछ का जिक्र तो किया। हाँ, इन नई काउंसिल्स ने अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद देश के कई प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं को आकर्षित किया। अगर हम क्षेत्रवार देखें तो बंगाल से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कालीचरण बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, लालमोहन घोष, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष जैसे बड़े नाम शामिल हुए। बंगाल से तो काफी लोग थे। हाँ, मद्रास से P आनंद चार्लू, C शंकरन नायर, विजया राघवाचार्य जैसे नेता थे। यूपी यानी संयुक्त प्रांत से पंडित मदन मोहन मालवीय, अयोध्यानाथ, बिशंभर नाथ जैसे प्रभावशाली लोग थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वहां से भी तो बड़े नाम थे। बॉम्बे से तो कई दिग्गज आए। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, RM सयानी, चिमनलाल सीतलवाड़, NG चंद्रावकर और गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले और तिलक दोनों। हाँ, और मध्य प्रांत से GM चिटनवीस थे। जी। ये वो नेता थे जिन्होंने 1893 से 1909 के बीच प्रांतीय या केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सदस्य के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इनमें से दो नाम आपने खास तौर पे लिए थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, क्योंकि इन दोनों ने इन काउंसिल्स का इस्तेमाल करने की कला को जैसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। क्या खास बात थी उनमें? वैसे दोनों राजनीतिक रूप से नरमपंथी माने जाते थे, है ना? हाँ, माने तो जाते थे। मतलब वो ब्रिटिश राज के तहत ही सुधार चाहते थे, लेकिन काउंसिल्स के अंदर उनका रवैया बिल्कुल अलग था। कैसा? दोनों अपनी निडर स्वतंत्रता, फियरलेसली इंडिपेंडेंट के लिए मशहूर हुए।
वो ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दबने या झुकने को तैयार नहीं थे। अच्छा, उनकी बहस करने की क्षमता, उनकी तैयारी, उनकी बेबाकी लाजवाब थी। इसी वजह से वो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गए। हाँ, इसी वजह से वो भारत में ब्रिटिश ऑफिशियलडम यानी पूरे सरकारी तंत्र के लिए बेटनवार बन गए। बेटनवार, ये फ्रेंच है, जी। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फ्रेंच टर्म है। मतलब वो व्यक्ति या चीज जिससे कोई सबसे ज्यादा चिढ़ता है, नफरत करता है, या जिसे अपना सबसे बड़ा सिरदर्द समझता है। अच्छा, मतलब अंग्रेज इनसे बहुत परेशान रहते थे। मेहता और गोखले उनके लिए कांस्टेंट हेडेक थे। बिल्कुल, उनकी वजह से अंग्रेजों के लिए काउंसिल्स को चुपचाप अपनी मर्जी से चलाना मुश्किल हो गया था। तो कुल मिला के कहानी ये बनती है कि अंग्रेजों ने 1882 का एक्ट एक छोटे-मोटे सुधार की तरह पेश किया, शायद ये सोचकर कि इससे राष्ट्रवादी नेता शांत हो जाएंगे या सिस्टम में खप जाएंगे। हाँ, उनका इरादा तो यही लगता है। लेकिन हुआ ये कि उन्हीं नेताओं ने इस बेहद सीमित अधिकार वाले मंच को ही अपने राजनीतिक संघर्ष का एक धारदार हथियार बना लिया। अपनी सूझबूझ, हिम्मत और जबरदस्त डिबेटिंग स्किल्स से उन्होंने अंग्रेजों के इरादों पर पानी फेर दिया। और इन काउंसिल्स को नेशनल मूवमेंट को हवा देने और एंटी इंपीरियलिस्ट भावना को मजबूत करने का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये वाकई कमाल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी बहुत कम संसाधनों या अधिकारों के साथ भी अगर इरादा पक्का हो और रणनीति सही हो तो बड़े बदलाव की नींव रखी जा सकती है। इन नेताओं ने साबित किया कि असली ताकत सिर्फ कानूनों या पदों में नहीं होती, बल्कि लोगों के इरादों, उनकी आवाज उठाने की हिम्मत और उसे सही ढंग से पेश करने की कला में भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह मेहता के बारे में। हाँ जी। बॉम्बे में 1845 में पैदा हुए थे और जब 1860s में लंदन में लॉ पढ़ रहे थे तो दादा भाई नौरोजी का काफी इन्फ्लुएंस रहा इन पर। हाँ, बिल्कुल। और वो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के ही संस्थापकों में से एक थे। अच्छा। और ये समझ लीजिए कि लगभग 1890s के बीच से लेकर 1915 में अपनी मृत्यु तक फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बहुत ही डोमिनेंट फिगर थे। डोमिनेंट किस सेंस में? इतने डोमिनेंट कि उन पर अक्सर ये इल्जाम भी लगता था कि वो कांग्रेस पर एक तरह की ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी, मतलब एक तरह की तानाशाही चलाते हैं। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी ऑर्गेनाइजेशन पर। हाँ, लेकिन सिर्फ पोजीशन से तो इतनी डोमिनेंस नहीं आती होगी। सुना है उनकी बातों में, उनके तर्क में बड़ा दम था, मतलब कमाल के डिबेटर थे। बिल्कुल सही। उनकी डिबेटिंग स्किल्स तो बहुत मशहूर थी। एकदम पावरफुल डिबेटर माने जाते थे। उनकी स्पीचेस में एक बोल्डनेस थी, मतलब निडरता से बिना डरे अपनी बात रखते थे। लुसिडिटी थी, यानी बिल्कुल साफ, क्लियर तरीके से बोलते थे, ऐसा कि सुनने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। और इंसाइसिवनेस थी, मतलब बात एकदम तीखी, जैसे सीधे निशाने पर लग रही हो, मुद्दे की जड़ तक पहुंचने वाली। और सुना है हाजिर जवाबी भी गजब की थी, जिसे कहते हैं रेडी विट और क्विक रिपार्टी। हाँ, बिल्कुल, वो भी उनकी पहचान थी। और इन सब के ऊपर उनकी स्पीचेस में एक लिटरेरी क्वालिटी भी होती थी, मतलब भाषा काफी पॉलिश्ड और इफेक्टिव थी। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, प्रेजेंटेशन भी ऐसी कि लोग सुनते रह जाएं। तो शायद इसी कॉम्बिनेशन की वजह से वो इतने प्रभावशाली रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इनकी इस कमाल की डिबेटिंग स्किल का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। काउंसिल में इनका पहला बड़ा दांव कब और कैसा था, कोई किस्सा है? हाँ, उनकी इसी डिबेटिंग स्किल का एक बड़ा नमूना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जनवरी 1895 में देखने को मिला। एक बिल लाया गया था पुलिस एक्ट ऑफ 1861 को अमेंड करने के लिए। अच्छा, पुलिस एक्ट। हाँ, इस बिल से क्या हो रहा था कि लोकल अथॉरिटीज की पावर बढ़ रही थी। वो किसी भी एरिया में एक पनिटिव पुलिस फोर्स, यानी एक दंडात्मक पुलिस बल तैनात कर सकते थे। पनिटिव पुलिस फोर्स मतलब सजा के तौर पर? हाँ, बिल्कुल। और उसका सारा खर्चा उस एरिया के कुछ चुने हुए लोगों से ही वसूल सकते थे। एक मिनट, मतलब अगर सरकारी बाबू को लगे कि किसी इलाके में शांति भंग हो रही है या लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो वहां एक्स्ट्रा पुलिस लगा दो और उसका बिल भी वहां के ही कुछ लोगों पर भाड़ दो। एग्जैक्टली। सजा भी दो और पैसा भी उन्हीं से लो। ये तो अजीब किस्म की दादागिरी लग रही है। मेहता ने इस पर क्या कहा? मेहता ने तो इसकी धज्जियां उड़ा भी। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये तो सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर लोगों को बिना किसी जुडिशियल ट्रायल के, मतलब बिना अदालत में पेश किए,
कॉन्वेक्ट और पनिश करने की कोशिश है। ओह, ये तो नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। उनका वो फेमस कोट है इस पर, आई कैनॉट कंसीव ऑफ लेजिस्लेशन मोर एम्पेरिकल, मोर रेट्रोग्रेड, मोर ओपन टू अब्यूज और मोर डिमोरलाइजिंग। वाह, जरा इस कोड को थोड़ा डिकोड करें। एम्पेरिकल, रेट्रोग्रेड, इनका क्या मतलब था यहाँ? हाँ, एम्पेरिकल से उनका मतलब था कि ये कानून किसी ठोस लीगल प्रिंसिपल पर नहीं, बल्कि बस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अनुभव या गट फीलिंग पर आधारित था कि हमें लगता है यहाँ गड़बड़ है तो पुलिस लगाओ। अच्छा, मतलब बिना किसी तर्क या सबूत के। हाँ, बस शक की बिना पर। रेट्रोग्रेड यानी पिछड़ा हुआ पीछे ले जाने वाला कानून। ओपन टू अब्यूज मतलब इसका गलत इस्तेमाल करना कितना आसान था, किसी से भी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। हाँ, ये तो है। और डिमोरलाइजिंग यानी लोगों का मनोबल तोड़ने वाला, उन्हें बेबस महसूस करवाने वाला। उन्होंने कहा कि इससे बुरा कानून वो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल साफ बात कही। और क्या कहा उन्होंने, कुछ और तर्क दिए। उन्होंने आगे ये भी आर्ग्यू किया कि क्राइम को कंट्रोल करने और सजा देने के लिए एक प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। एक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि बेगुनाहों को, इनोसेंट लोगों को तकलीफ ना हो। सही बात है। और फिर उन्होंने जो कहा वो उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सीधा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की काबिलियत और उनकी इम्पार्शियलिटी पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा, ऑफिसर्स पर सीधा हमला, क्या कहा? उन्होंने कहा, इट वुड बी आइडल टू बिलीव दैट दे कैन बी फ्री फ्रॉम द बायसेस, प्रेजुडिसेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ देयर क्लास एंड पोजीशन। ओह, यानी ये सोचना ही बेकार है, एकदम व्यर्थ है कि ये सरकारी ऑफिसर्स अपने क्लास, वर्ग और पोजीशन, पद के जो बायसेस, पक्षपात, प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह और डिफेक्ट्स, कमियां हैं, उनसे आजाद हो सकते हैं। बाप रे! ये सीधा उनकी निष्पक्षता पर, उनकी फेयरनेस पर हमला था। उन्होंने बेसिकली कहा कि ये लोग भी इंसान हैं और अपने बैकग्राउंड और पोजीशन के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ सकते। अरे बाप रे, ये तो सीधा निशाना था। आजकल भी अगर कोई किसी सीनियर ऑफिसर या पूरे सिस्टम के लिए ऐसी बात कह दे तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है, डिबेट्स छिड़ जाती हैं, लोग बोलने लगते हैं पूरे सिस्टम को बदनाम कर दिया। हाँ बिल्कुल। उस जमाने में तो सोचिए क्या असर हुआ होगा, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जहां ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का इतना दबदबा था। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये रिमार्क सिविल सर्विस के लिए एक बॉम्ब की तरह थे। वो तो खुद को ऐसी क्रिटिसिज्म से बहुत ऊपर समझते थे, जैसे वो कोई अलग ही मिट्टी के बने हैं, एकदम पवित्र, इनफॉलेबल। उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि कैसे एक नेटिव, एक हिंदुस्तानी ने उनकी इज्जत पर, उनके फेयर नेम एंड रेपुटेशन पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही सवाल उठा दिया। खलबली मच गई होगी। हाँ, इस पर फाइनेंस मेंबर थे जेम्स वेस्टलैंड, वो हाउस में खड़े हो गए और सख्त प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मेहता ने काउंसिल में एक नया स्पिरिट या नई भावना ला दिया है। नया स्पिरिट? तारीफ में कहा या शिकायत में? अरे नहीं, ये उन्होंने तारीफ में नहीं बल्कि शिकायत के तौर पर कहा था, जैसे कह रहे हो कि ये क्या नई मुसीबत शुरू कर दी है यहाँ। समझ गई, नई स्पिरिट मतलब ट्रबल मेकर आ गया है। हाँ। और क्या क्या इल्जाम लगाए वेस्टलैंड ने? गुस्सा तो काफी होंगे वो। हाँ, वेस्टलैंड में मेहता पर कैलमनीज, झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। कहा कि मेहता ने एक पूरी डिस्टिंग्विश सर्विस को, एक प्रतिष्ठित सेवा को बायस्ड, प्रेजुडिस्ड और न्याय करने में अटरली इनकेपेबल, बिल्कुल अक्षम बता दिया है। अच्छा। और ये वो सर्विस थी जिसने वेस्टलैंड के मुताबिक एम्पायर को बनाने और कंसोलिडेट करने में इतना बड़ा योगदान दिया था। अपनी तारीफ? वेस्टलैंड ने यह भी कहा कि मेहता की बातों से काउंसिल की जो रेपुटेशन थी, डिग्निटी, गरिमा, कामनेस, शांति और कंसिडरेशन, विचार विमर्श वाली, उसको धक्का लगा है। बेसिकली वेस्टलैंड कहना चाह रहे थे कि मेहता कॉलोनियल लेजिस्लेचर्स का जो अब तक का रोल और कैरेक्टर था उसे बदल रहे हैं। अच्छा। उनके हिसाब से काउंसिल एक जेंटलमैन्स क्लब जैसा होना चाहिए था, जहां ऐसी अनप्लेजेंट सच्चाइयां ना बोली जाएं। वाह, मतलब सच बोलना, सिस्टम पर सवाल उठाना, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी मांगना, ये सब उस वक्त न्यू स्पिरिट था जिससे ब्रिटिश परेशान थे। उनके कंफर्ट जोन को चैलेंज कर दिया मेहता ने। प्रिसाइजली। लेकिन भारतीय लोगों का रिएक्शन क्या था इस पर? उन्होंने कैसे लिया मेहता के इस स्टैंड को? आम जनता, पढ़े लिखे लोग, उनका क्या कहना था? रिएक्शन एकदम उल्टा था ब्रिटिश रिएक्शन से। फिरोज शाह मेहता को फॉरेन पॉलिटिकल इंडियंस का जबरदस्त समर्थन मिला। लोगों में एक एक्साइटमेंट था कि हमारा आदमी काउंसिल में बोल रहा है। हाँ, ये तो होगा ही। यहाँ तक कि उनके पॉलिटिकल विरोधी जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी इस मुद्दे पर मेहता की निडरता की तारीफ की।
लोगों ने वेस्टलैंड की बात की, नया स्पिरिट आ गया है, इसको पॉजिटिवली लिया। अच्छा। उनके लिए इसका मतलब था कि आप काउंसिल में भी जनता की आवाज, लोगों के कंसर्न सुनाई देंगे। देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म से या प्रेस में ऐसी क्रिटिसिज्म सुनने की आदत थी लोगों को, लेकिन डिग्निफाइड माने जाने वाले काउंसिल हॉल्स के अंदर इतनी तीखी, इतनी शार्प और निडर आलोचना, ये एक नया अनुभव था। सही बात है। लोगों को लगा कि हाँ, अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठा है जो सिर्फ यस सर नहीं करेगा, बल्कि हमारी बात रखेगा, सवाल उठाएगा। सही बात है। वो फीलिंग ही अलग होगी कि फाइनली समवन इज स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इनसाइड द सिस्टम। द ट्रिब्यून ऑफ लाहौर ने तो इस पर एक कमाल का कमेंट किया था ना। वो लाइन क्या थी? बड़ी फेमस है शायद। हाँ, द ट्रिब्यून ने लिखा था, वो आवाज जो अब तक काउंसिल चेंबर से बाहर रखी गई थी, लोगों की आवाज अब इलेक्शन के खुले दरवाजे से अंदर आ गई है। मिस्टर मेहता लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बोल रहे हैं। सर जेम्स वेस्लिंग का प्रोटेस्ट उस ब्यूरोक्रेट की चीख है जिसकी कलाई पर उसके अपने ही गढ़ में मारा गया हो। जबरदस्त लाइन। ब्यूरोक्रेट की चीख जिसकी कलाई पर उसके अपने ही गढ़ में मारा गया हो। मतलब ब्यूरोक्रेसी को उनके ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उनके ही बनाए सिस्टम में, उन्हीं के सामने आईना दिखा दिया गया। इसके बाद तो लगता है ब्यूरोक्रेसी हमेशा मेहता से चौकन्नी रहती होगी। बिल्कुल। इसके बाद से लगभग हर बार जब मेहता काउंसिल में बोले, ब्यूरोक्रेसी को उनकी रेपियर लाइक विट, यानी तलवार की धार जैसी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी से परेशानी हुई। उनकी फोरेंसिक स्किल, यानी बहस करने की जो काबिलियत थी, लॉजिक और फैक्ट्स के साथ आर्गुमेंट पेश करने का जो तरीका था, उससे इंडियंस तो खुश होते थे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता था। हाँ। लेकिन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और उसकी होलियर देन ताओ, खुद को ज्यादा पवित्र समझने वाली ब्यूरोक्रेसी का जो मॉरल इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज था, वो धीरे धीरे कम होता गया। मेहता ने उनकी इस हम महान हैं वाली इमेज को चैलेंज किया। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इस कमाल की स्किल के जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की सोच को एक्सपोज किया हो या उनके आर्ग्यूमेंट्स को काटा हो? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा मुद्दा था एजुकेटेड इंडियंस और हायर एजुकेशन का। इंपीरियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये बात हमेशा से खटकती थी कि यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे भारतीय निकल रहे हैं। क्यों खटकती थी? उन्हें लगता था कि हायर एजुकेशन से डिसकंटेंटेड एंड सेडिशियस बाबूज, असंतुष्ट और सरकार विरोधी बाबू पैदा हो रहे हैं। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश रूल पर सवाल करते थे, अपने राइट्स मांगते थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोग सवाल करेंगे, ये डर था। हाँ, तो सरकार इस हायर एजुकेशन को कंट्रोल करना चाहती थी, उस पर पैसा खर्च करना कम करना चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला? सीधे सीधे तो बोल नहीं सकते थे कि हमें पढ़े लिखे सवाल करने वाले लोग नहीं चाहिए। क्या बहाना बनाया? उन्होंने एक बहुत चतुर चाल चली। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, जो आम जनता मासेस के लिए थी, पर होने वाले खर्चे को कॉलेज एजुकेशन, जो उस समय ज्यादातर एलिट्स के लिए थी, के खर्चे के सामने खड़ा कर दिया। मतलब? वो कहते थे कि देखो, हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन जो सबके लिए जरूरी है, बच्चों को बेसिक शिक्षा देने के लिए, उसके लिए ही पैसा कम पड़ रहा है, तो हम हायर एजुकेशन पर कैसे खर्च करें? पहले जरूरत तो गरीबों की प्राइमरी एजुकेशन की है। अरे, ये एक तरह से डिवाइड एंड रूल जैसा था, मासिस की जरूरतों को एलिट्स की एस्पिरेशंस के खिलाफ इस्तेमाल करना। कभी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, ये बीए एमए डिग्री का क्या काम? हाँ, बिल्कुल। बहाना वही रहता है, गरीबों का नाम लेकर एलीट्स या मिडिल क्लास की एजुकेशन पर निशाना लगाना। मेहता ने इस पर क्या कहा? उन्होंने इस गेम को समझा होगा। बिल्कुल। मेहता ने इसके पीछे की असली मंशा पर सीधा कमेंट किया। उन्होंने इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा, यह कहना तो बहुत अच्छा लगता है कि सब्जेक्ट को रूलर के पेडेस्टल तक उठाना है, यानी प्रजा को शासक के बराबर लाना है, लेकिन जब सब्जेक्ट प्रजा आपके कदमों के बहुत पास आने लगता है तो ह्यूमन नेचर कमजोर पड़ जाता है और पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बुरा लगता है कि पीछे लात मारने का टेम्पटेशन या लालच रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या लाइन है? मतलब उन्होंने सीधा कह दिया कि ब्रिटिश ये तो कहते हैं कि हम इंडियंस को सिविलाइज कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन जब इंडियंस सच में पढ़ लिख कर बराबरी पर आने लगते हैं तो उन्हें खतरा महसूस होता है और वो उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। एग्जैक्टली, यही बात थी। और इसीलिए मेहता ने आगे कहा, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हर इंडियन कॉलेज को वाइपर्स के बच्चे पालने वाली नर्सरी, यानी जहरीले सांपों के बच्चे पालने की जगह की तरह देखते हैं। इसलिए उनके हिसाब से जितने कम कॉलेज हो उतना अच्छा। सीधा हमला था ब्यूरोक्रेसी की मेंटालिटी पर। हाँ, बिल्कुल। और वो फंडिंग वाली बात पे कि प्राइमरी के लिए पैसा नहीं तो हायर के लिए कहां से लाएं, उसका क्या जवाब दिया मेहता ने? उस पर तो उन्होंने एक कमाल की एनालॉजी दी, एक ऐसा उदाहरण दिया जो शायद हर कोई समझ सके, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज।
कहा कि जब सरकार हायर एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन में फंड ट्रांसफर करने की बात करती है तो उन्हें एक एमिएबल एंड वेल मीनिंग फादर, एक भला आदमी, अच्छी नीयत वाला पिता याद आता है जिसका परिवार काफी बड़ा है और जिसे शाम को पड़ोस के घर यानी ठेके या क्लब जाने की बुरी आदत है। हाँ, समझ गई इशारा। आगे क्या हुआ इस कहानी में? मेहता ने कहा, जब माँ यानी जनता उससे कहती है कि बड़े लड़कों की पढ़ाई के लिए कुछ करो, उनकी फीस भरनी है, तो वो पिता आंखों में आंसू लाकर कहता है कि क्या तुम्हारा रिक्वेस्ट अनुचित नहीं है जब छोटे बच्चों के लिए खाना और कपड़े भी पूरे नहीं हैं? पहले उनकी जरूरत पूरी करूं या तुम्हारे बड़े बेटे की कॉलेज की फीस भरूं? ये तो बिल्कुल टिपिकल फैमिली ड्रामा लग रहा है। पापा बोल रहे हैं छोटे बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, तुम्हारे कॉलेज का खर्चा कैसे उठाऊं, और खुद शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करने या स्टेटस के लिए फालतू खर्च कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। आगे मेहता ने कहा, बेचारी औरत माँ इस बात को मना नहीं कर सकती, उसके सामने छोटे बच्चों की भूखी आंखें जो हैं, लेकिन वो कड़वाहट से सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बच्चों को खाना और कपड़े और बड़े बेटों को पढ़ाई भी मिल सकती थी अगर मेहरबान पिता थोड़ा कम दारू, लिकर और पत्तों कार्ड्स गैम्बलिंग पर खर्च करते। ब्रिलियंट एनालॉजी, एकदम रिलेटेबल। तो इसको सरकार से कैसे जोड़ा मेहता ने? फिर इसको सरकार से जोड़ते हुए मेहता ने कहा, सिमिलरली जेंटलमैन, जब हमें गरीब जनता की क्राइंग वांट्स, सैनिटेशन, साफ पानी, मेडिकल रिलीफ, चिकित्सा मदद, प्राइमरी एजुकेशन याद दिलाई जाती हैं, तो क्या हम रिस्पेक्टफुली ये नहीं पूछ सकते कि इन सब चीज़ों के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भी फंड्स होते और बच भी जाते अगर देश के विशाल और बढ़ते हुए रिसोर्सेज को बेरहमी से कई तरह की विम्स एंड लग्जरीज, मर्जियों और ऐशो आराम पर बर्बाद ना किया जाता? सीधा सरकार के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे सवाल। हाँ, ये तो होता ही था। लिटिल हॉलिडे एक्सकर्शंस टू द फ्रंटियर्स, सरहदों पर छोटी मोटी छुट्टियां, घूमने फिरने जाना, लेकिन सबसे ऊपर एक इररिस्पॉन्सिबल मिलिट्री पॉलिसी के लैविश एंड इनसेशिएबल ह्यूमर्स, एक गैर जिम्मेदार सैनिक नीति के बेहिसाब और कभी न खत्म होने वाले शौक या खर्चे। मिलिट्री पॉलिसी पे इतना बड़ा कमेंट। हाँ, और उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये पॉलिसी भी वही लोग इन्फोर्स करते हैं जिनके व्यूज और ओपिनियंस उसकी जरूरत पर उनके अपने इंटरेस्ट्स और एम्बिशंस के हिसाब से बन जाते हैं। ओहो। मतलब फौज पर जो बेहिसाब खर्चा हो रहा था, जिसका फायदा ब्रिटिश एम्पायर को था, उसके एक्सपेंशन में था, ना कि आम भारतीयों की भलाई में, उस पर मेहता ने निशाना साधा। उनका कहना था कि अगर ये फालतू खर्चे बंद कर दो तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी पैसा होगा और हायर एजुकेशन के लिए भी। क्या जबरदस्त क्रिटिक है। बिल्कुल रिलेटेबल एनालॉजी यूज करके गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर सवाल उठा दिया। पहले वो पिता वाला उदाहरण और फिर सीधा सरकारी खर्चों की लिस्ट। ये मिलिट्री स्पेंडिंग वाला पॉइंट तो आज भी कितना रेलेवेंट लगता है कि डिफेंस बजट और सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। सही बात है, मुद्दे वही रहते हैं, बस कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और किस्सा है शायद किसान से जुड़ा हुआ, 1901 का। हाँ बिल्कुल, 1901 का है जो भारतीय किसान से जुड़ा है। ये भी ब्यूरोक्रेसी की मेंटालिटी को दिखाता है। ऑफिशियल लोग अक्सर भारतीय किसान की गरीबी और कर्ज में डूबे होने का इल्जाम उसकी एक आदत पर लगाते थे कि वो शादियों और त्योहारों पर रेकलेसली, बिना सोचे समझे खर्च करता है, फजूल खर्ची करता है। अच्छा, मतलब किसान कर्ज में है तो इसलिए नहीं कि लगान ज्यादा है या फसल खराब हो गई, बल्कि इसलिए कि उसने बेटी की शादी में खर्चा कर दिया। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग की हद हो गई। एग्जैक्टली, यही नजरिया था। और इसी तर्क के बेसिस पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल लाया गया। बिल क्या था उसमें? इस बिल का मकसद था किसान का जमीन पर ओनरशिप का अधिकारी छीन लेना या उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देना, ताकि वो अपनी थ्रिफ्टलेसनेस, कम खर्ची ना करने की आदत या फजूल खर्ची की वजह से अपनी जमीन बेच न सके या गिरवी ना रख सके। क्या मतलब, क्योंकि तुम समझदारी से खर्च नहीं करते, इसलिए तुमसे जमीन का मालिकाना हक ही ले लेते हैं या कम कर देते हैं। ये तो और भी बुरा था। मतलब किसान को ही उसकी गरीबी का जिम्मेदार ठहरा दो, कहो कि तुम ही फिजूल खर्च करते हो, इसलिए तुम जमीन रखने लायक ही नहीं हो, उसकी एजेंसी ही खत्म कर दो। हाँ, मेहता ने इसका विरोध किया होगा जरूर, उन्होंने किसान का पक्ष लिया होगा। बिल्कुल। उन्होंने इस थ्रिफ्टलेसनेस के चार्ज को, इस इल्जाम को पूरी तरह से डिनाई किया और बिल्कुल स्ट्रांगली ओपोज किया। उन्होंने किसान के इस अधिकार का बचाव किया कि उसकी कठिन, मेहनत भरी जिंदगी में भी कुछ खुशी, कुछ रंग, कुछ रोशनी के पल होने चाहिए। उन्होंने बहुत इमोशनली किसान की जिंदगी की हकीकत बयान की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक एवरेज इंडियन पेजेंट के लिए उसकी जिंदगी के फेस्टिव ओकेजन की सारी खुशियां बस इतनी सी होती हैं। कुछ नए मिट्टी के बर्तन, कुछ जंगली फूल, गांव का टॉम टॉम या ढोल,
एक पेट भर भोजन, खराब क्वालिटी की सुपारी और पान, और कुछ सस्ते तंबाकू के डंठल स्टॉक्स, और कुछ मामलों में कुछ सस्ती भड़कीली ट्रिंकेट्स, छोटे मोटे गहने। ये सब मिला के ही उस घराने की खुशी बनती है जिसने सुबह से शाम तक सिर्फ बिना रुके, बिना थके मेहनत ही जानी है। उन्होंने पूछा कि क्या इतनी सी खुशी का भी हक नहीं है उस किसान को? दिल को छू गई ये बात। कितनी सिंप्लिसिटी और एम्पैथी से उन्होंने किसान की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को डिस्क्राइब किया। इतनी कठिन जिंदगी में थोड़ी सी सेलिब्रेशन, थोड़ा सा रंग तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल। ये बात उठाना उस वक्त कितना जरूरी रहा होगा जब सरकार किसान को सिर्फ एक नंबर या एक प्रॉब्लम की तरह देख रही थी। फिर बिल का क्या हुआ, पास हो गया क्या? जब गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल मेजॉरिटी, क्योंकि काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्यादा होते थे जो सरकार का ही साथ देते थे, का इस्तेमाल करके बिल को पास करने पर जोर दिया, तो मेहता ने एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व कदम उठाया। क्या? उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, जीके पारेख, बालचंद्र कृष्णा और डीए खरे जैसे दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स के साथ मिलकर इंडिया की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का पहला वॉकआउट ऑर्गेनाइज किया। वॉकआउट मतलब? प्रोसीडिंग्स छोड़कर बाहर चले गए। पहला वॉकआउट? अरे वाह, ये तो प्रोटेस्ट का एक बिल्कुल नया तरीका था उस समय के लिए लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर। इसका क्या असर हुआ? ऑफिशियल्स का क्या रिएक्शन था? उनको तो बहुत बुरा लगा होगा। ऑफिशियल डॉम फिर से मेहता से बेहद नाराज हो गया। उनके लिए ये नाफरमानी, डिसोबीडियंस जैसा था, काउंसिल की डिग्निटी के खिलाफ था। द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उस वक्त ब्रिटिश ओन्ड था और सरकार का नजदीकी माना जाता था, हाँ, उसने तो ये तक सजेस्ट कर दिया कि इन मेंबर्स को जिन्होंने वॉकआउट किया है उन्हें अपनी सीट से रिजाइन कर देना चाहिए। हद है। मतलब उनकी ये हिम्मत कैसे हुई कि सरकारी काम में बाधा डालें और काउंसिल की प्रोसीडिंग्स छोड़कर चले जाएं? प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इस वॉकआउट ने एक नया पॉलिटिकल टूल दे दिया नेशनलिस्ट को। सही बात है। अच्छा, एक और विटी रिमार्क का जिक्र करें, उनकी हाजिर जवाबी का कोई और नमूना जो ब्यूरोक्रेसी को चुभ गया हो। हाँ, 1898 में गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से जुड़ी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी कहती तो है कि वो ड्रिंकिंग को कर्ब करना चाहती है, रोकना चाहती है, लेकिन असल में उसे एनकरेज कर रही है, शायद रेवेन्यू के लालच में। अच्छा। इस पर उन्होंने रिमार्क किया कि एक्साइज डिपार्टमेंट उस प्रीचर धर्मोपदेशक की तरह लगता है जो कहता था कि अच्छे सिद्धांत सिखाना तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। परफेक्ट। कथनी और करनी में फर्क, कहना कुछ और करना कुछ। ये तो आज भी कितनी ही सरकारी पॉलिसीज में दिख जाता है, जहां मकसद कुछ बताया जाता है, हम नशा कम करना चाहते हैं, और नतीजा कुछ और निकलता है, रेवेन्यू बढ़ता जाता है। ये एनालॉजी तो टाइमलेस है। सही कहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फिरोज शाह मेहता के स्टाइल और इम्पैक्ट के। काउंसिल में फिरोज शाह मेहता 1901 में खराब हेल्थ की वजह से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिटायर हो गए। ओह, रिटायर हो गए। हाँ, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने अपनी जगह इलेक्ट करवाया 35 इयर्स के एक नौजवान को, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ ये नाम तो बहुत सुना है। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। वो भी काफी बड़े लीडर बने आगे चलकर। बिल्कुल। गोखले उस वक्त तक पूना सार्वजनिक सभा के सेक्रेटरी और सुधारक नाम के पेपर के एडिटर के रूप में अपना नाम बना चुके थे। अच्छा, और 1897 में लंदन में रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर इन इंडिया के सामने एक गवाह के तौर पर पेश होकर गोखले ने अपनी काबिलियत, अपने डेटाबेस्ड आर्ग्यूमेंट से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी.ई. वाचा, जी. सुब्रमण्या अय्यर और दादाभाई नौरोजी जैसे दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया था, उन्हें आउटशाइन कर दिया था। अरे वाह। और आगे चलकर गोखले मेहता के एक मोर देन वर्दी सक्सेसर, एक से बढ़कर एक उत्तराधिकारी साबित हुए काउंसिल में। उन्होंने मेहता की लेगेसी को, उस न्यू स्पिरिट को काउंसिल के अंदर और भी आगे बढ़ाया। तो ये थी फिरोज शाह मेहता की कहानी, काउंसिल के अंदर एक निडर आवाज बनने की, जिसने ब्यूरोक्रेसी के आराम को हराम किया, जनता के मुद्दे उठाए, सरकारी पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाईं और लेजिस्लेटिव प्रोटेस्ट के नए तरीके भी इजाद किए, और उनकी लेगेसी फिर गोखले ने आगे बढ़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम बिपिन चंद्रा की किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के 9वें चैप्टर पर बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा इन द लेजिस्लेचर्स, और खास तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले के काम पर। हाँ, गोखले और उनका लेजिस्लेटिव वर्क। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने उन शुरुआती विधानमंडलों को, जहां भारतीयों की आवाज मतलब बहुत लिमिटेड थी, उसे पॉलिटिकल एजुकेशन और विरोध का एक प्लेटफॉर्म बनाया। सही बात है।
और गोखले के बारे में खास बात यह है कि वो कोई धमाकेदार ओरेटर नहीं थे, जैसे तिलक या दादा भाई नौरोजी थे, जिनकी आवाज में एक कशिश थी, एक जोश था। बिल्कुल नहीं, वो फिरोज शाह मेहता की तरह थे जो ह्यूमर, आयरनी, सार्केज्म का इस्तेमाल करते थे एकदम मास्टरफुली। गोखले का स्टाइल बिल्कुल अलग था। कैसा था उनका स्टाइल? बहुत जेंटल, रीजनेबल, कर्टियस, मतलब भड़कीला बिल्कुल नहीं, नॉन फ्लैम्बॉयंट और लूसिड, एकदम साफ और स्पष्ट। उनका पूरा फोकस डिटेल्ड नॉलेज पर था, डेटा के केयरफुल, कूल और लॉजिकल एनालिसिस पर। घंटों मेहनत करते थे वो। हाँ, मतलब आज के जमाने में सोचें तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका स्टाइल ज्यादा, सब्सटेंस कम, खूब शोर शराबा, बड़े बड़े क्लेम्स, लेकिन अंदर से बात खोखली। गोखले बिल्कुल ऑपोजिट थे। एकदम। उनका सब्सटेंस इतना सॉलिड होता था कि शायद पहली बार में सुनने वाले को उतना मजा ना आए या कोई तिलमिला ना जाए उनकी बात से। लेकिन धीरे धीरे पढ़ने वाला या सुनने वाला उनकी इंटेलेक्चुअल पावर, उनकी तर्क क्षमता का कायल हो जाता था। एकदम सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स। और उनका हथियार क्या था? गवर्नमेंट के ही आंकड़े, उनके ही ब्लू बुक्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। हाँ, ये कमाल की बात थी। उन्हीं के डेटा को वो सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। मतलब तथ्यों और तर्क से सत्ता को घेरना, बिना ऊंची आवाज के। उनकी तैयारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी अप्रोच से उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो थी तो अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था, उसे एक तरह से ओपन यूनिवर्सिटी बना दिया, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देने का एक जरिया। बिल्कुल। सोचिए, बजट जैसी चीज जो आमतौर पर ड्राई मानी जाती है, हाँ बिल्कुल, उस पर उनकी स्पीचेस का लोग इंतजार करते थे। न्यूज़पेपर्स में वो छपती थीं और लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे कि भाई गोखले ने क्या कहा, सरकार को कैसे घेरा। इमेजिन, जैसे आज हम सुबह उठकर सोशल मीडिया देखते हैं, उस जमाने में पढ़े लिखे लोग गोखले की स्पीच के लिए न्यूज़पेपर का इंतजार करते थे। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की कितनी भूख थी लोगों में। हाँ, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ रही थी। लोग समझना चाहते थे कि देश कैसे चल रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, और गोखले ने इस जरूरत को पूरा किया। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैटर्स को वो सरल भाषा में समझाते थे। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी पहली बजट स्पीच 26 मार्च 1902 की। इस एक स्पीच ने तो कहते हैं रातों रात उन्हें भारत का सबसे महान पार्लियामेंटेरियन बना दिया। हाँ बिल्कुल, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सीन सोचिए, कैलकाटा में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन चल रहा है। फाइनेंस मेंबर हैं सर एडवर्ड लॉ। उन्होंने बजट पेश किया है और बजट में क्या है, 7 करोड़ रुपए का सरप्लस, मतलब आमदनी खर्च से 7 करोड़ ज्यादा। अरे वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो माहौल एकदम सेलिब्रेटरी है। सब अंग्रेज अफसर, शायद कुछ भारतीय सदस्य भी फाइनेंस मेंबर को बधाइयां दे रहे हैं। वाह, क्या कमाल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और तभी गोखले बोलने के लिए खड़े होते हैं। नए नए थे काउंसिल में, शायद 36 साल के रहे होंगे। हाँ। पहली बार बजट पर बोल रहे थे। हाँ। सब सोच रहे होंगे चलो ये भी 2 शब्द तारीफ के कहेंगे या कोई छोटी मोटी मांग रख देंगे। लेकिन उठते ही पहला धमाका। उन्होंने कहा कि वो कॉन्शियसली ज्वाइन इन द कांग्रेचुलेशंस नहीं कर सकते। मतलब उनकी अंतरात्मा इस बधाई में शामिल होने की इजाजत नहीं देती। सोचिए जरा, भरी सभा में जहां सब वाह वाह कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है नहीं जी, मैं जश्न में शामिल नहीं हो सकता। कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, यही तो गोखले का जीनियस और उनका मॉरल करेज दिखता है। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, भाई ये सरप्लस आया कहां से? क्या ये देश की प्रॉस्पेरिटी का सिग्नल है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये सरप्लस बजट तो दिखाता है कि देश की हालत और देश के फाइनेंसेस के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। अटर एब्सेंस ऑफ अ ड्यू कॉरेस्पॉन्डेंस, ये फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब तालमेल की कमी कैसे? उनका तर्क था कि एक तरफ देश भयानक डिप्रेशन और तकलीफ से गुजर रहा है, लगातार अकाल पड़ रहे हैं, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, प्लेग फैला हुआ है, किसानों की हालत खराब है, और दूसरी तरफ सरकार के खजाने में पैसा सरप्लस पड़ा है। ये सरप्लस आया कैसे? लोगों पर भारी टैक्स लगाकर। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टा पर्सपेक्टिव था। उन्होंने तो पूरी नैरेटिव ही पलट दी। बिल्कुल, उन्होंने इसे अ रॉन्ग टू द कम्युनिटी कहा, समाज के प्रति अन्याय। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपने पहले कहा, घर में कोई बीमार पड़ा है, इलाज के पैसे नहीं है और आप अपनी सेविंग्स देखकर खुश हो रहे हैं। हाँ हाँ। गोखले ने कहा ये बचत नहीं, ये असंवेदनशीलता है। ये दिखाता है कि सरकार को लोगों की तकलीफों की कोई परवाह ही नहीं है, वो बस खजाना भरने पे लगी है। क्या जबरदस्त पलटवार था।
सरप्लस को सेलिब्रेशन का नहीं बल्कि शर्मिंदगी और चिंता का विषय बना दिया उन्होंने। और उनके पूरे स्पीच का कीनोट, उसका सेंट्रल थीम था लोगों की गरीबी, द पॉवर्टी ऑफ द पीपल। ये शब्द बार बार गूंज रहे थे और ये कोई इमोशनल अपील नहीं था सिर्फ। नहीं, आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित था पूरा आर्ग्यूमेंट। हाँ, और उनका कंक्लूजन क्या था कि आम लोगों की मटेरियल कंडीशन, उनकी आर्थिक स्थिति स्टेडली डिटीरियोरेटिंग हो रही थी, लगातार खराब हो रही थी। कोई सुधार नहीं बल्कि गिरावट थी। और इसे उन्होंने क्या कहा, दुनिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे दुखद फिनोमेना। मतलब ब्रिटिश राज में उनकी काउंसिल में खड़े होकर ये कहना। बिल्कुल, और ये सब हवा में नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट के ही ब्लू बुक्स, उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट से आंकड़े कोट किए। जैसे उन्होंने दिखाया कि कैसे लैंड रेवेन्यू, जमीन का लगान और सॉल्ट टैक्स, नमक कर, जो हर गरीब आदमी को देना पड़ता था। हाँ, नमक तो सभी खाते हैं। ये दोनों टैक्स सूखा और अकाल के समय में भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। सोचिए, किसान की फसल बर्बाद हो गई, घर में खाने को नहीं है और सरकार कह रही है लगान पूरा दो, नमक पर टैक्स ज्यादा दो। इससे ज्यादा क्रूरता क्या होगी? दिल दहलाने वाली बात है ये तो। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, सोल्यूशन भी सुझाए। मांग की कि लैंड रेवेन्यू और सॉल्ट टैक्स को तुरंत कम किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। हाँ, फिर उन्होंने इनकम टैक्स की बात की। मांग की कि मिनिमम टैक्सेबल इनकम को बढ़ाकर 1000 रुपए सालाना किया जाए। उस जमाने में ये काफी ठीक ठाक रकम थी। क्लास पर बोझ ना पड़े, छोटे दुकानदार, क्लर्क, मास्टर जी टाइप लोग। बिल्कुल, उनका कहना था कि इन पर पहले ही बहुत बोझ है। ये बहस तो आज भी चलती है टैक्स स्लैब्स को लेकर। हाँ, सही बात है। और सरकारी खर्चों पर भी सवाल उठाए उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। आर्मी पर जो बेतहाशा खर्च हो रहा था, उसकी कड़ी आलोचना की। कहा कि ये पैसा भारत का है, इसे भारत की सीमाओं के बाहर ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशनिस्ट एडवेंचर्स पर क्यों उड़ाया जा रहा है। मतलब अफगानिस्तान में, बर्मा में, तिब्बत में लड़ाइयों पर। हाँ, उन्होंने कहा ये पैसा कहाँ लगना चाहिए? एजुकेशन पर, इंडस्ट्री पर, खासकर प्राइमरी एजुकेशन पर, ताकि ज्यादा बच्चे पढ़ सके, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, ताकि देश में रोजगार पैदा हो। ये डिफेंस बजट वर्सेस डेवलपमेंट बजट वाली बहस तो आज भी रेलेवेंट है। हमेशा से रही है। एसेंशियली गोखले ने पूरी पोल खोल दी, दिखाया कि इंडियन फाइनेंसेस का मैनेजमेंट ऐसा था कि इंडियन इंटरेस्ट को हमेशा फॉरेन इंटरेस्ट के नीचे रखा जाता था। नीतियां लंदन के फायदे के लिए बनती थीं, भारत के नुकसान की कीमत पर। और उन्होंने गरीबी और खराब फाइनेंसेस को सीधे सीधे भारत की कॉलोनियल स्टेटस से, उसकी गुलामी से जोड़ा। मतलब जड़ पर हमला किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जब तक ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है तब तक भारत का भला नहीं हो सकता, क्योंकि रूलर्स अकाउंटेबल ही नहीं है रूल्ड के प्रति। और ये सब उन्होंने गवर्नमेंट के ही आंकड़ों से साबित किया, जिससे अंग्रेज अधिकारियों के पास उनकी बात काटने का कोई आधार ही नहीं बचा। मन में भले ही गुस्सा हो, पर सामने क्या बोलें। जाहिर है इस स्पीच का असर जबरदस्त हुआ होगा। इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट कहा गया है। हाँ, जैसे आजकल कोई चीज वायरल हो जाती है ना, वैसा ही कुछ हुआ होगा। न्यूज़पेपर्स के जरिए लोगों ने जब पढ़ा होगा कि काउंसिल में किसी ने इतनी हिम्मत और इतने सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ सरकार को आईना दिखाया है, तो क्या गजब का माहौल बना होगा। उनके बायोग्राफर B.R. नंदा ने बिल्कुल ठीक लिखा है, लाइक बायरन, he has said that he woke up one fine morning and found himself famous. रातों रात मशहूर हो गए। पूरे देश में नाम हो गया। हाँ। नेशनलिस्ट प्रेस ने तो बहुत तारीफें की हैं। हाँ, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि अमृता बाजार पत्रिका, जो अक्सर उनकी नरम दल वाली राजनीति की आलोचना करती थी, हाँ, वो तो उनके क्रिटिक थे। उसने भी दिल खोलकर तारीफ की। लिखा कि ब्रिटिश राज के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने हिम्मत, करेज और काबिलियत, एबिलिटी का ऐसा संगम दिखाया है। ये बड़ी बात है। अक्सर या तो हिम्मत होती है या काबिलियत, दोनों एक साथ कम मिलती है। बिल्कुल। पत्रिका ने कहा कि उन्होंने सरकारी दावों के झूठ को बेनकाब किया है, वो भी बिना किसी समझौते के, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर में। ये पढ़कर आम भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि हाँ, हमारा भी कोई है जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर सच बोल सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए भी सच बोलना और सत्ता पर सवाल उठाना कितना जरूरी था, और लोगों ने इस हिम्मत को पहचाना, सराहा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि भारतीय अब चुप नहीं रहेंगे, वो हिसाब मांगेंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतनी तारीफ, इतनी फेम के बाद भी गोखले जरा भी नहीं बदले, सफलता सर पे नहीं चढ़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही विनम्र, शांत, अनअज्यूमिंग और मॉडेस्ट बने रहे। उन्होंने जीवी जोशी, जो उनके गुरु थे इकोनॉमिक्स में, उनको चिट्ठी में लिखा। हाँ,
क्या लिखा? लिखा कि ऑफ कोर्स इट इज योर स्पीच मोर देन माइन एंड आई ऑलमोस्ट फील आई एम प्रैक्टिसिंग अ फ्रॉड ऑन द पब्लिक इन दैट आई लेट ऑल द क्रेडिट फॉर इट कम टू मी। मतलब कह रहे थे कि ये स्पीच तो असल में आपकी शिक्षा का नतीजा है और मुझे तो शर्म आ रही है कि सारा क्रेडिट मुझे मिल रहा है। अरे वाह, क्या इंटेग्रिटी थी। आज के जमाने में तो लोग दूसरों का काम अपने नाम कर लेते हैं और वो क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे थे। यही तो उनके चरित्र की महानता थी। और ये कहानी सिर्फ उस एक स्पीच पर खत्म नहीं होती, वो कोई वन हिट वंडर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अगले 10 सालों तक, जब तक वो काउंसिल में रहे, उन्होंने यही मिक्सचर ऑफ करेज, टेनासिटी एंड एबिलिटी, साहस, दृढ़ता और योग्यता हर साल बजट पर और हर नए कानून पर दिखाई। वो एक इनफैटिगेबल वर्कर थे, अथक परिश्रमी। हाँ, वो लगातार सरकार की नीतियों का पोस्टमार्टम करते रहे। किन मुद्दों पर? लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, और दुख की बात यह है कि कई मुद्दे आज भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं। जैसे किसानों की गरीबी और दुख, पेजेंट मिजरी एंड पॉवर्टी, ये तो उनका सेंट्रल फोकस रहा। लगान, कर्ज, अकाल। हाँ फिर भारत से धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाँ, दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत, जिसे गोखले ने आंकड़ों से काउंसिल में बार बार उठाया। सैलरीज, पेंशन्स, मिलिट्री स्पेंडिंग, होम चार्जेस, ये सब गिनाते थे वो। बिल्कुल। फिर औद्योगिक विकास की सरकारी उपेक्षा, गवर्नमेंट निग्लेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कहते थे कि सरकार जानबूझकर भारत में इंडस्ट्रीज नहीं पनपने दे रही ताकि इंग्लैंड का माल बिकता रहे। हाँ, स्वदेशी की बात करते थे वो। हाँ, गरीबों पर टैक्स का बोझ, खासकर सॉल्ट टैक्स और लैंड रेवेन्यू। हाँ, वेलफेयर मेजर्स की कमी, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बनाने के लिए तो उन्होंने बिल भी पेश किया था। हाँ, 1910-11 में पास नहीं हो पाया वो। नहीं हो पाया। हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज की मांग करते रहे। प्रेस की स्वतंत्रता और सिविल लिबर्टीज पर जब भी हमला होता, जैसे सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट या प्रेस एक्ट, वो उसका जोरदार विरोध करते थे। कहते थे क्रिटिसिज्म को दबाना गलत है। हाँ, ब्रिटिश कॉलोनीज में भारतीय मजदूरों की गुलामी जैसी हालत, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के खिलाफ लगातार आवाज उठाई उन्होंने। फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, जहां भारतीयों से जानवरों जैसा काम लिया जाता था। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, वो कहते थे भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, मॉरल ड्वार्फिंग, कि गुलामी ने भारतीयों का सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लिया है, उन्हें डरपोक बना दिया है। और इन सब का सार क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन और शासकों द्वारा भारतीय हितों की पूरी तरह उपेक्षा और अधीनता। कंप्लीट निग्लेक्ट एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट्स। आप ये लिस्ट देखिए, ऐसा लगता है जैसे वो उस समय के भारत की हर दुखती रग पर उंगली रख रहे थे। किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नागरिक अधिकार, कोई जरूरी मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं। और सिर्फ उठाया नहीं, पूरी तैयारी, पूरे होमवर्क के साथ उठाया। सवाल पूछते थे, रेजोल्यूशन मूव करते थे, फॉलो अप करते थे, एक सच्चे ऑपोजिशन लीडर की तरह। है गोखले की इन तीखी, तर्कपूर्ण आलोचनाओं से वाइसरॉय से लेके नीचे तक के अंग्रेज अधिकारी बुरी तरह चिढ़ते होंगे। उनकी बौखलाहट, उनकी इम्पोटेंट फ्यूरी कई बार सामने आ जाती थी। हाँ, 1904 में वही फाइनेंस मेंबर सर एडवर्ड लॉ, जिनकी स्पीच पे गोखले ने हल्ला बोला था, उन्होंने झुंझलाकर क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जब गोखले काउंसिल टेबल पर बैठते हैं तो अनजाने में ही एक हैबिचुअल मोनर, हमेशा मातम मनाने वाले का रोल अपना लेते हैं और सरकार की गलतियों पर उनके सैड वेल्स एंड लेमेंटेशंस बहुत दयनीय लगते हैं। देखिए, पर्सनल अटैक, जब तर्क का जवाब ना हो तो आदमी पे हमला करो। ये दिखाता है कि गोखले के तर्क कितने असरदार थे। बिल्कुल। और हद तो तब हो गई जब 1910 में वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को चिट्ठी लिखी। हाँ, ये वाला किस्सा तो कमाल का है। उन्होंने सिफारिश की कि R.W. कार्लाइल नाम के एक अफसर को रेवेन्यू मेंबर बनाया जाए। क्यों? मिंटो ने लिखा कि उन्हें अंदर से पता चला है कि गोखले पूरे रेवेन्यू सिस्टम पर एक बड़ा हमला करने वाले हैं, एन इंटेंडेड अटैक, और सरकार को इस हमले का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट इट। मतलब भारत का वाइसरॉय लंदन लिख रहा है कि गोखले के अटैक से बचने के लिए खास तैयारी करनी पड़ेगी। एक अकेले आदमी के तर्कों और रिसर्च से पूरी सरकार डर रही थी। ये था गोखले का इम्पैक्ट। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक समर्पित, जानकार और साहसी व्यक्ति सीमित शक्तियों के बावजूद भी क्या कर सकता है। अंग्रेज भले ही उनसे चिढ़ते हों, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिला अपने लोगों के प्यार और सम्मान के रूप में। जनता उन्हें अपना हीरो मानती थी। हाँ, उनके लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स पर लोगों को गर्व था। इसीलिए लोगों ने उन्हें अनौपचारिक रूप से द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का खिताब दिया। जदियो उस समय फॉर्मल ऑपोजिशन लीडर जैसा कोई पद नहीं था। हाँ, पर लोगों की नजर में वो ही थे। हाँ, और शायद अंग्रेजों की नजर में भी। और हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बिल्कुल।
गांधी जी ने कहा था कि वो भारत की राजनीति को समझने के लिए गोखले के मार्गदर्शन में रहेंगे। उनकी सत्यनिष्ठा, देश सेवा, अनुशासन से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और शायद सबसे बड़ा ट्रिब्यूट उन्हें मिला उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से, लोकमान्य तिलक से। हाँ, तिलक और गोखले, गरम दल और नरम दल, जीवन भर मतभेद रहे। बिल्कुल। लेकिन जब 1915 में सिर्फ 47 साल की उम्र में गोखले का देहांत हुआ, तो उनके अंतिम संस्कार पर तिलक ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। क्या कहा था तिलक ने? तिलक ने कहा, दिस डायमंड ऑफ इंडिया, दिस जूल ऑफ महाराष्ट्र, दिस प्रिंस ऑफ वर्कर्स इज टेकिंग इटर्नल रेस्ट ऑन द फ्यूनरल ग्राउंड। लुक एट हिम एंड ट्राई टू एम्यूलेट हिम। भारत का ये हीरा, महाराष्ट्र का ये रत्न, कार्यकर्ताओं का ये राजकुमार शमशान घाट पर चिर विश्राम ले रहा है। उसे देखो और उसका अनुकरण करने का प्रयास करो। अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी से ऐसी श्रद्धांजलि ये दिखाता है कि मतभेदों के बावजूद तिलक भी गोखले के चरित्र की महानता, उनकी निष्ठा और देश के प्रति उनके योगदान का कितना सम्मान करते थे। तिलक के ये शब्द गोखले की पूरी लेगेसी का सार है। एक ऐसा नेता जिसने शोर शराबे के बजाय ज्ञान, तर्क, तैयारी और अथक परिश्रम से देश की सेवा की। और विधानमंडलों को सिर्फ बहस की जगह नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और जन जागरण का एक महत्वपूर्ण हथियार बना दिया। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 9, Propaganda and the Legislatures of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद। जय हिंद।